38 दलों के साथ मिलकर कहते हो कि हम एनडीए हैं और वो कहते हैं कि साहब मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए, तो कहिए ना हम अकेले लड़ेंगे। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी। अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है, इसको बहुत मजबूती से समझा जाता है। तो भैया आप तो ऐसी मिली जुली चला रहे हैं, न मिलती है न जुलती है, बस अपने ही मन से चलते हैं, गजब की बात कर देंगे। और वैसे ही अब झूठ 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 विदाउट सोर्सेस कोट करना और उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। 7.8% की ग्रोथ रेट है। कांग्रेस के आलोक शर्मा सुधांशु त्रिवेदी को यह बतलाना चाहते हैं कि मोदी जी भी एनडीए चला रहे हैं, जो कि 38 दलों का गठबंधन है। तो कांग्रेस 28 दलों का गठबंधन इंडिया क्यों नहीं बना सकती? इसका जोरदार जवाब सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। 1989 से 2014 25 साल भारत में गठबंधन सरकारें रही। एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो वो गठबंधन सरकारें से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती रही, और यही 25 साल था जब चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। इसलिए अब देश की युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध वर्ग सब यह समझने लगा है कि देश को सही दिशा में ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं, जहां सरकार की मजबूरी का लाभ उठाकर और न्याय की बात करके अपने अपने परिवारों की आय बढ़ाई। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर आपका रिएक्शन और मिली जुली सरकार, मजबूर सरकार, ये परेशानी पीएम दिखा रहे हैं जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये पहले भी इनका प्लान रहा है भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर आपको घेरते हुए। क्या है आपका जवाब? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्वयं एनडीए की सरकार चला रहे हो, मिलीजुली सरकार चला रहे हो, 2014 में भी मिलीजुली सरकार बनाई हो और आज भी 38 दलों के साथ मिलकर कहते हो कि हम एनडीए हैं और वो कहते हैं कि साहब मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए, तो कहिए ना हम अकेले लड़ेंगे। मोदी साहब, आप किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं? आप तो स्वयं मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, क्या आप नहीं चला रहे हैं? क्या आपके तमाम जो मिलीजुली सरकार के साथी थे, अकाली दल से, शिवसेना से, तमाम लोग आपको धक्का देकर, आपको बुरा बोल करके आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपको छोड़कर नहीं चले गए? अब बात आती है एंटी इनकम्बेंसी की। क्या कर्नाटक में, हिमाचल में अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? क्या तमाम राज्यों में जहां पर आपकी सरकार नहीं आई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? आपने 2019 में जरूर चुनाव रिपीट की सरकार, 2014 से लेकर, क्योंकि आपने इतिहास की बात की, 2014 से लेकर 2019 तक केवल एक गुजरात की सरकार रिपीट हुई थी, उसके अलावा कोई सरकार आपकी रिपीट हुई है तो मुझे बता दीजिए। केवल गुजरात में, वो भी बॉर्डर पर रिपीट होने की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? एंटी इनकम्बेंसी आज भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार झूठ बोलने लगे, सरकार झूठे आंकड़े देने लगे, सरकार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दों से भटकाया जाता है। परिवारवादी आय की बात करते हैं आप, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वो चक्की पिसिंग वाले परिवारवादी नहीं थे? क्या वो करप्ट नहीं थे? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या उनको आपने पार्टी में शामिल करके, अपनी सरकार में शामिल करके, क्या महाराष्ट्र की कुंजी नहीं दी आपने? आप किस मुंह से कहते हैं मोदी साहब कि आप मजबूत हैं? मणिपुर के बाद भी आप कहते हैं कि आप ये मजबूत सरकार चला रहे हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप अभी भी कहते हैं कि आप मजबूत सरकार चला रहे हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज। इंडिया टुडे को आपने इंटरव्यू दिया, किसने लिया, क्या सवाल थे, हमें नहीं मालूम है, देश को नहीं मालूम है, जरूर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप? मैं कल ही उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था किस प्रधानमंत्री ने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार मजबूर है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है, इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं क्योंकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग झूठ इस शब्द का बहुत प्रयोग करने लगे। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं जिन भी विषयों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जाति और उस पर समाज में बांटते हैं, जातिगत जनगणना की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसने समाप्त की थी जातिगत जनगणना? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, आजादी से पहले होती थी, और साफ साफ ये कहा था कि इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है। अब कहिए ना कि अब बदल गए या अब अंग्रेजों की उसी नीति पे आ गए? भूल गए जात पे ना बात पे, पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अब पार्टी ले आए फुटपाथ पे। लेकिन जो आरोप अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, शशि थरूर कह रहे हैं कि 2024 जीते गुजरात मॉडल पर, 2019 जीते पुलवामा पर, और 2024 में आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनकर जीतना चाहते हैं। देखिए, ये धर्म नहीं है? एक मैं यथार्थ भी बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ही के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हमारी सरकार आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 167 लाख करोड़ की थी जीडीपी, अब 312 लाख करोड़। डबल हुआ कि नहीं? आय डबल हुई कि नहीं? बताइए। 2014 में 11.1 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड खाते, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते। दर्शकों को समझने के लिए कहता हूं, कर्मचारी जब बनता है तो अपना पैसा जमा करता है और फिर उसका जो नियोक्ता यानी इंप्लॉयर जमा करता है। अब वो 27 करोड़ है। ये 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए क्या? मतलब कोई पैसा भी डिपॉजिट करने लगा और कोई इंप्लॉयर भी आ गया है डिपॉजिट करने लगा। अब जहां तक हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं तो हम लोगों को, अंजना जी याद है, हमारे बचपन में कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ उभर रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है।
और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं भारत के साथ व्यापारिक समझौते के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब और यूरोप से लेकर भारत के बीच में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का करार कर रहा है साहब। इसीलिए आप सोचिए कि कौन मजबूर था, कौन डरा हुआ था और किसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर भारत ही नहीं वैश्विक परिदृश्य को भी चेंज कर दिया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जो आप झूठ, और फिर एक और बात कह दूं, मिली जुली सरकार पे, इनकी तो ऐसी मिली जुली है गठबंधन, पता नहीं मिलते हैं न जुलते हैं, अपने ही मन से चलते हैं। संजय राउत जी कह रहे हैं 23 सीटें लड़ूंगा, भाई आधी सीटें देने वाले हैं क्या? अब बताइए, वो कहते हैं हम दिल्ली में 1 सीट नहीं देंगे, तो इनका गठबंधन, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए वो अखिलेश जी और उनके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो भैया आप तो ऐसी मिली जुली चला रहे हैं, न मिलती है न जुलती है, बस अपने ही मन से चलाएगा। क्या आपको पता था कि चाइना घुसा हुआ है और मैं क्लीन चिट दे रहा हूं? क्या आपको पता था कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता था ये सब तमाम चीजें कि किस तरह से चाइना घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या आपको ये सब चीजें नहीं पता थी? क्या आप एक बार भी मणिपुर के ऊपर 2 शब्द नहीं बोल सकते शांति के लिए? क्या आपको पता था कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन, सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। तो क्या आप करप्ट हैं? आप एक भी जांच आज तक क्यों नहीं करा पाए? आप तो कहते थे कि जिसकी साख गिरती है सरकार की, उसके यहां पर इस तरह से रुपए की वैल्यू गिरती है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब, 2024 के अपने भाषण उठाकर देखिए, आपको स्वयं लज्जा आएगी आपने कौन कौन से भाषण दिए थे और आज क्या हालत है। क्या आपको ये पता था कि जीएसटी आप किसानों के इक्विपमेंट्स के ऊपर, फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर भी लगाएंगे और उनको आप 2000 रुपए देकर केवल वोट मांगेंगे? क्या आपको ये पता था कि राम मंदिर बनेगा और उसके ऊपर मैं केवल वोट मांगूंगा? आपको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आप बताइए आर्थिक नीति आपकी कहां पहुंची? आप कहते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई, हर 10 साल में जीडीपी लगभग डबल हो जाती है, ये नेचुरल है। अगर आप 1947 से आज तक उठाकर देख लेंगे तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। लेकिन तमाम आंकड़े आप झूठे देते हैं देश को और तमाम झूठे आंकड़ों पर वोट मांगते हैं, और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे वो? आए बाएं साएं कुछ भी पता था बोलने के बाद मैं सिर्फ अब तथ्यात्मक आधार पे बोलता हूं। इन्होंने कहा किसान की आय 27 रुपए हो गई, मतलब प्रतिदिन, आपने कहा ना? हाँ, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। भाई साहब 6000 रुपए तो मिल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या वो आए हैं? हाँ सुनिए, डायरेक्ट 6000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 500 रुपया महीना। जरा 30 से डिवाइड करिए, क्या वो आए तो 22-23 रुपए तो यही हो गए पर डे। क्या वो आए हैं? क्या गजब की बात कर देंगे, पता नहीं कहां आप डिस्टर्ब मैंने नहीं किया, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। मैंने इसीलिए कहा जिंतों के खाते में सीधे पहुंच रहे हैं और ये डिजिटल डाटा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर आकर कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते। अरे भाई 22-23 रुपए तो सीधे पहुंच रहे हैं। अब बताइए जो नीम कोटेड यूरिया है 3000 रुपए उसका इंटरनेशनल में एक बोरी का दाम है, 300 रुपए मिला। बताओ, इनका कहना है कि किसान को बाकी से तो 2 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही। ऐसे बचकाने तर्क। अभी मैंने ईपीएफओ का डाटा बोला, अगर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और बात बताता हूं, इन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी, तो बता दो भाई कितनी है महंगाई, कितनी है बेरोजगारी। मैं बताना चाहता हूं 2014 से आज तक कोविड का भी दौर देखकर, इस भयंकर दुनिया में जब मंदी छाई हुई है, युद्ध का दौर है, हमारी औसत महंगाई की दर आपके ही इस इंटरव्यू में बताया 5% है। इनके जमाने में सब कुछ बढ़िया था। और मैं दर्शकों से कहता हूं 2004 का चिदम्बरम का पहला वो जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में फ्लोर द हाउस पे दिया बयान देखिए, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन साउंड पोजीशन। और 2014 का अरुण जेटली जी का देख लीजिए क्या स्थिति थी। उसके बाद 8.2% महंगाई दर, 10 साल की औसत, हमारी 5%। इसीलिए मैं कहता हूं आए बाएं साएं कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। अब कांग्रेस के लोग जो भी उनको देते होंगे हंगर इंडेक्स, क्या बात करते हैं हम, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान के बराबर है। जहां पे लोगों ने टीवी में देखा गोलियां चल रही, दंगे चल रहे, लोग मार काट कर रहे हैं, अनाज के लिए भूखों मर रहे हैं, कि जिन देशों में नौबत है हम उनसे नीचे। पहली तो वो कितनी निचली मानसिकता के वो लोग हैं जो ऐसी हंगर इंडेक्स बनाते हैं, उनसे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो आके यहां पे कहते हैं एक तरफ क्या कह रहे हैं 80 करोड़ को खाना मिल रहा, और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में नीचे। गजब है साहब, अद्भुत है साहब, जिस ढंग का ये लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अब किसानों की बात कहता हूं, ये बार बार कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई। कहां हुई? दिल्ली में। अधिकांश किसान कहां थे? पंजाब के। दर्शकों को पता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होता है, डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है, दिखाइए ना 700 डेथ सर्टिफिकेट, दोनों में से हमारे, और वो राज्य सरकार इश्यू करती है कि इनका कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार, दिखाए पंजाब में तब आपकी थी, अब तो आपके गठबंधन की है, आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। इसीलिए मैंने कहा है अब जब कुछ नहीं रह गया है तो झूठ के पुलिंदे बनाकर, जो गोबल्स ने कहा था ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था, और वैसे ही अब झूठ 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 विदाउट सोर्सेस कोट करना और उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। 7.8% की ग्रोथ रेट है, तो आईएमएफ कहता है ना, वहीं जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किए हैं, यह भी झूठ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सामने यह समस्या है, सच की बुनियाद पे बात करिए, अब झूठ पे जनता बहकने वाली नहीं। इसीलिए मैं करोड़ों दरखों से कहता हूं
न मेरी बात पे विश्वास करिए ना इनकी बात पे। जो मैंने डाटा कहे, जो मैंने सोर्सेस कहे, जाके कोट कर लीजिए, और जो इन्होंने कहा है विदाउट सोर्स कहा है, जाके उसका कंपैरिजन कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अब मिली सरकार, मजबूरी की सरकार, गठबंधन की मजबूरियां, लेकिन पिछली बार बिहार की सीटें हो, महाराष्ट्र की सीटें हो, आप शिवसेना के साथ जीते इतनी सीटें, बिहार में आप जेडीयू के साथ जीते इतनी सीटें, क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? आप उनसे अलग हो गए हैं तो। शिवसेना हमारे साथ जीती है, हम शिवसेना के साथ जीते। हम शिवसेना से अलग हुए 2014 में। जितनी सीटें हमें शिवसेना नहीं दे रही थी, उससे ज्यादा हम अकेले दम पे जीत के आए। इसलिए बिहार में हम अलग हुए 2014 में। याद करिए, ये लोग 2 सीटें जीते, हम 30 से अधिक सीटें जीते। वास्तविकता यह है कि अब वो दिन भी लद गए जब कोई दूसरे के कंधे पर लद कर यह दिखाने का प्रयास करता था कि बिहार में पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 1995 हमारा पहली बार गठबंधन हुआ, समता पार्टी की 7 सीटें थी अविभाजित बिहार, हमारी 42। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का, पहली बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ली 1999 में, ज्यादा विधायक हमारे। तो इसलिए यह भी एक यथार्थ है, हमने उदार हृदय दिखाया और अपना अधिक बहुमत होने के बावजूद बिहार में उनको अधिक क्षमता दी। शिवसेना थी, हम कहीं बड़े दल थे। 177 सीटें शिवसेना लड़ती थी, 117 सीटें हम लड़ते थे। इसके बावजूद हम ये कहते थे जिसका ज्यादा संख्या आएगी वो बनेगा सीएम। तो मानी बात है, शिवसेना का बनेगा। अब भाई ये तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने का एग्रीमेंट था। अब हमारी सीटें ज्यादा आ गई और आपसे बहुत ज्यादा आ गई, फिर भी सीएम आपका होना चाहिए, ये तो गठबंधन की शर्त नहीं थी। इसलिए मैं मान रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं। इन्होंने कहा सीटें, मैं इनसे अपेक्षा नहीं करता है सामने बताएं, मगर कम से कम जो बातें बोल रहे हैं उसका स्रोत और यथार्थ बताएं। एक बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि चुनाव हुए हिमाचल में, इन्होंने कहा था ना कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, आने के साथ 1 हफ्ते में 3-3 रुपया फटाफट बढ़ाया था, 2 बार बढ़ा चुके। काय बढ़ा दिया था भाई? अब मैं बताना चाहता हूं क्यों बढ़ाया था। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर इन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। विदाउट ओल्ड पेंशन स्कीम 80% रेवेन्यू सरकार का जा रहा था केवल सैलरी में और पेंशन में, और जैसे ही आपने ओपीएस किया वो 100% से ऊपर हो गया। अब आपको पता था कि टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं, मतलब जनता से एक जेब से निकालो और दूसरे में 2। राजस्थान में 450 में कर दिया सिलेंडर। हम तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का 450 में देंगे। उज्ज्वला योजना कहा, हमने सबका नहीं कहा, उज्ज्वला का। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हमने कहा 50 करोड़ जो गरीब हैं उनको देंगे आयुष्मान भारत। हमने कहा जो 80 करोड़ आवश्यक है उनको देंगे अन्न। ये नहीं कि इनकी तरह कोई होमवर्क मत करो, कोई एक्सरसाइज मत करो, कह दो सबको दे देंगे, इनको दे देंगे। और जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े की बात कही, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं राज्यवार आंकड़ा दीजिए ना। देश भर का आंकड़ा कोई अपने आप तो आया नहीं होगा, तो सबसे आगे कौन राज्य था? कम से कम हमारे किसी नेता ने यह नहीं कहा, जैसे इनके राजस्थान में अत्यंत वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि यह मर्दों वाला प्रदेश है। और इनके नेता कोट कर रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि राजस्थान में बलात्कार के 56% तक, कितना एक्यूरेट, 50 भी नहीं बोला, 56% मामले फर्जी होते हैं। हमारे किसी नेता ने यह नहीं कहा कि लड़कों से गलती हो जाए कर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही घटक दलों के बीच आपसी दरार के संकेत मिलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ममता कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहती थी। अधीर रंजन ने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हमने भीख नहीं मांगी है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वो गठबंधन चाहती है। हमें ममता बनर्जी की दया की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी वास्तव में गठबंधन नहीं चाहती थी क्योंकि वह पीएम मोदी की सेवा में व्यस्त है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये टिप्पणी तब की जब उनसे पूछा गया कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों की पेशकश की गई है। दिसंबर में दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सीट बंटवारे की बातचीत को जल्द ही अंतिम रूप देना चाहिए। टीएमसी ने सीट बंटवारे को लेकर 31 दिसंबर 2023 तक अंतिम रूप देने की मांग की थी। समय बीत चुकी है लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।